वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी आपके प्रैक्टिस सेट को लेकर है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में हायर एजुकेशन के कुछ नए पैटर्न पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको ही यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं 2021, 22, 2020 जो भी परीक्षाएं आपकी हो चुकी है उनमें ये पूछे गए हैं। हायर एजुकेशन आपकी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं कई बार लेटेस्ट पैटर्न पे बनते हैं, ठीक है। तो आपकी तैयारी किस तरह से होगी? ज़्यादातर आपकी तैयारी होगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या मॉडल पेपर हैं या प्रैक्टिस सेट हैं, उनको करने से तैयारी को बूस्टअप मिलता है, ठीक है। थ्योरी तो हम कितना भी पढ़ लें लेकिन इतना हमें नॉलेज नहीं हो पाता है जितना हम तरह तरह के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके करते हैं। उनसे रिलेटेड चीज़ों को जानने से ही आपकी तैयारी बूस्ट होती है, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्यों सब्सक्राइब करेंगे? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो दे रखी हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और यहाँ पर इस चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लें, एक्सेल इन एजुकेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं हर दिन आपको 15-15 क्वेश्चंस की ऐसे वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट की दे रही हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी अभी से एक प्रॉपर वे में शुरू हो जाए, ठीक है। ताकि एग्ज़ाम के समय में आप इतने तैयार हो जाएं कि प्रैक्टिस हो इतनी अच्छी हो जाए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकें। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और किस तरह से आपको और तैयारी करनी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है, उच्च शिक्षा में उत्पादकता मापना निम्नलिखित कारकों के चलते चुनौतीपूर्ण है। मेजरिंग प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है हायर एजुकेशन में, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी को एक बल मिलता है ना। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल आउटपुट्स, और फिर है आपका, तो ये भी सही है, हेट्रोजेनस इनपुट एंड आउटपुट, फिर क्वालिटी चेंज ओवर टाइम, इनडिफरेंस टुवर्ड्स क्वालिटी एमंग फैकल्टी, है ना। संकाय में गुणवत्ता के प्रति उदासीनता, तो किस तरह से चैलेंजिंग की बात कर रहा है ना, और क्वालिटी वेरिएशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम्स। तो इसमें देखिए उत्पादकता मापने की बात कह रहा है कि हायर एजुकेशन में किस तरह से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी सही है कि मल्टीपल आउटपुट्स हमको मिलने चाहिए, ठीक है। हेट्रोजीनस इनपुट एंड आउटपुट, विषम जातीय इनपुट और आउटपुट की बात कहता है, ये भी सही है। और क्वालिटी चेंज, ठीक है, समय के साथ साथ क्वालिटी में परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर जो पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, अगर आज के समय में चेंज नहीं होगा तो फिर क्वालिटी में गिरावट आ जाती है, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। इनडिफरेंस टुवर्ड क्वालिटी एमंग फैकल्टी, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई उदासीनता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके यही फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये आपके राइट ऑप्शन हो गए, आपका ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन है। कथन एक है असर्शन और दूसरा है रीज़न। असर्शन रीज़न के क्वेश्चन आपने देखे हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहा है, अत्यधिक चयनशील संस्थाओं में मुक्त प्रवेश संस्थाओं की अपेक्षा प्रायः उच्चतर समापन दरें होती है। मतलब हाईली सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशन की बात कह रहा है कि यहाँ पर जो होता है हायर कंप्लीशन रेट्स अदर देन ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशन की जगह, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थानों में इनपुट और परिणामों को पूरी तरह मापना कठिन होता है। यहाँ पर क्या होता है, छात्र, शिक्षा संस्थान और डिग्री सभी क्या है, समान नहीं होती है। हर अपने इंस्टीट्यूट की अलग अलग मतलब क्वालिटी होती है, वेरिएशंस होते हैं। तो इस तरह से सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशन की कॉम्प्लीशन रेट जो है अधिक होती है ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशन की बजाय, ठीक है। तो ये एकदम राइट है, असर्शन सही है। अब रीज़न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, कारण कह रहा है, ये जिन संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं उनकी सफलता की अपेक्षा प्रवेशकों की पूर्व अधिगम तैयारी और प्रवेशकों की प्रेरणा पर अधिक प्रतिबिंबित हो सकता है। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, अगर हम कंपैरिजन की बात कहते हैं, इंस्टीट्यूट्स के बीच जो है कंपटीशन की बात, मतलब कंपैरिजन की बात करते हैं, मान लो तुलना करते हैं, तो इस समय तुलना करते समय
जो छात्र एडमिशन ले रहा है, आने वाले छात्र की क्षमता, उसकी कितनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी कितनी है, और तत्परता को भी शामिल करना आवश्यक है। और ये इस तरह के इंडिकेटर हैं कि संस्थान के आउटपुट की तुलना में प्रवेशक की जो पिछली शिक्षा क्या थी, वो कहाँ से अपनी जो है क्वालिफिकेशन लेके आ रहा है, कहाँ से उसने शिक्षा कंप्लीट की है, उसकी तैयारी कैसी है, प्रेरणा, ये सारे जो है इंडिकेटर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, मतलब जो असर्शन कह रहा है और जो कारण दे रहा है दोनों ही सही है। ठीक है, तो जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से इसका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देख रहे हैं कि आपको इन क्वेश्चंस में अपने ही विवेक से यहाँ पर काम लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये किस तरह से सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना ही जो है आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट यहाँ पर भी दिए हैं। पहला कथन है, समकालीन शिक्षा का प्रारंभ इस आधार से होता है कि हम सामुदायिक यथार्थ में सन्निहित हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ जो समकालीन शिक्षा थी तो इसी आधार से होता है, क्योंकि वहाँ पे उस समय समुदाय की व्यवस्था थी, जो भी समाज में रह के, समुदायों के बीच में रह के शासन की जो शिक्षा की व्यवस्था होती थी। दूसरा कथन कह रहा है, हम इस सामुदायिक यथार्थ को सही सही और अच्छी तरह तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि हम स्वयं समुदाय में उसके साथ चेतन और सक्रिय रूप से बोध प्राप्त करने वाले के रूप में ना हो। तो ये बिल्कुल सही है, जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हमको नहीं पता चलता है कि समुदाय की व्यवस्था कैसी होती है, वहाँ पे रहन सहन का स्तर कैसा है, लोगों के विचार कैसे हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं। इस तरह से हमको वहाँ पे समुदाय के साथ साथ चेतन और सक्रिय रूप से बोध प्राप्त करने वाले के रूप में रहना पड़ेगा। तो वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। तो इस तरह से बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के शिक्षक को कतिपय मूल्यों को अनिवार्य रूप से आत्मसात करना चाहिए और उसे किस तरह से कौन कौन से वैल्यूज़ मतलब उसमें होनी चाहिए एज ए। तो यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पे टीचर ऑफ हायर एजुकेशन की बात कह रहा है, हायर एजुकेशन को ही संदर्भ में लेके यहाँ पे बात हो रही है सारे क्वेश्चंस में, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें है एक्ट एज एन एजुकेटर फॉर द स्टूडेंट्स, दूसरा है प्रेजेंट एन आइडियल ऑफ वर्किंग विथ सिंसियरिटी। तो बिल्कुल सही है, हायर एजुकेशन में टीचर को सिंसियर होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि जैसे प्राइमरी में तो ठीक है आपको बच्चों के साथ लगना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है अपने वर्क के प्रति आप आइडियल रहें, सिंसियरिटी रहे। और दूसरा है लव द सब्जेक्ट एंड द स्टूडेंट्स। फिर डी कह रहा है छात्रों तक सूचना का प्रभावशाली तरीके से प्रेषण करना चाहिए। ई कह रहा है अध्यापन के दौरान सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपके जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होंगे उन्हीं को चूज़ करना है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बी है और सी, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। जब तक यहाँ पर इसीलिए देखिए उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो आप जब नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या है आपको एक सब्जेक्ट में ही यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी जाती है, और फिर नेट भी आप एक सब्जेक्ट से करते हैं, आगे पीएचडी भी करना चाहें तो आप उसी सब्जेक्ट में करते हैं ना। तो इस तरह से सब्जेक्ट की बात यहाँ पर मेन हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी लेवल में और अदर में क्या होता है कि वहाँ पर तो आपको सारे सब्जेक्ट ही इतना मतलब ये होता है कि आपको आने चाहिए, आप पढ़ा सकें। तो इस तरह से प्रेजेंट एंड आइडियल ऑफ वर्किंग विद सिंसियरिटी और लव द सब्जेक्ट, तो ये आपके बी और सी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है यूजीसी ने उच्च शिक्षा की सभी शाखाओं के लिए पूर्व स्नातक कोर्स के लिए यूजी कोर्सेज के लिए कह रहा है एक 6 माह के मॉड्यूल पाठ्यक्रम का आदेश दिया है, जिसका उद्देश्य, अब देखिए ये आपके जो हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं करंट से भी रिलेटेड है, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए यूजीसी ने हाल ही में क्या है अपने एफिलिएटेड जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, इनको स्नातक डिग्री की सभी शाखाओं में ईवीएस पे एक अनिवार्य 6 मॉड्यूल पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने आगे स्लाइड में लिया है। तो वहाँ देखिए आपके ये जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, अगर एक बार उससे क्वेश्चन बन गया तो दूसरी बार थोड़ा सा ही चेंज करके फिर उसी टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब की यहाँ पर उद्देश्यों की बात कह ली है और उसमें जो है थोड़ा दूसरे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये इसमें देखिए कह रहा है टू इम्प्लीमेंट CBCS इज इन द ट्रू सेंस
टू इन्हेंस नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल सही है, एनवायरनमेंट के प्रति ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति को बढ़ाना और विभिन्न स्थानीय पर्यावरणीय पक्षों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, ईवीएस की बात कहता है और ये 6 माह का मॉड्यूल पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है आपका बी एंड सी। ठीक है, तो इस तरह से। और देखिए अगला क्वेश्चन है, मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने का नियामक प्राधिकार निम्न में से किसके पास है? तो यहाँ पर कह रहा है रेगुलेटरी अथॉरिटी टू ग्रांट रिकॉग्निशन ओपन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज। अब यहाँ पर इसके लिए बात कह रहा है कि ये किसके पास है, क्या इग्नू के पास है, एमएचआरडी के पास है, या यूजीसी के पास है, या डीईबी के पास है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है डीईबी। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, इसका जो फुल फॉर्म है इसका है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अब ये क्या है, ये यूजीसी का ही एक ब्यूरो है और कब स्थापित किया गया था? तो ये 2012 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की जगह पहले क्या था, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, अब इसी को ही चेंज करके क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बना। ये एक ऐसा संगठन है जो 1985 से ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के लिए इसने जिम्मेदारी निभाई थी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ही है जो ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए सारे कार्यों की निगरानी करता है। ठीक है, यूजीसी आपको पता ही है कि 1956 एक्ट के अनुसार ये एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। एमएचआरडी पता ही है कि या ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका कि अब नाम क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इग्नू पता ही है, एक सेंट्रल ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी है, 1985 में स्थापना हुई थी और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो इस तरह से ये इसके राइट ऑप्शन हुआ डीईबी। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो लगता है कि हेल्पफुल है तो आपको एक लाइक करना चाहिए और आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन काफ़ी गुना बढ़ जाता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको यहाँ से जो है एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ ही डिटेल एक्सप्लेनेशन और भी जो भी टॉपिक्स हैं आपके सारे जो है मैंने काफ़ी यूनिट्स कवर करवा दिए हैं। आप लोग पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो आप देख लीजिएगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, चाहे वो टीचिंग हो, रिसर्च हो, आईसीटी हो, जो भी हो, मैथ्स वगैरह भी। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करा दी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए कह रहा है बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूजीसी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या प्रस्तुत किया है? तो ये मॉड्यूल ही है। देखिए यहाँ पर मॉड्यूल के बारे में पूछा, वहाँ पे उद्देश्यों को पूछा था, यहाँ पर मॉड्यूल ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ यूजी लेवल। ठीक है, वही चीज़ है कि एफिलिएटेड जो भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं इनकी यूजी डिग्री की सभी शाखाओं में ईवीएस में अनिवार्य 6 मॉड्यूल पाठ्यक्रम को यहाँ पे शुरू किया गया है। और किस लेवल पे है? तो यूजी लेवल पे है, 6 महीने का है और ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ें हो सकता है इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि उच्च शिक्षा में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है इसकी गणना किस तरह से की जाती है? तो इसका आपको फॉर्मूला पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, करंट में भी बनते हैं। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें इसकी जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से आपको करना है। यहाँ पर देखिए जब भी हम कोई रेशो यहाँ पर रेशो निकाल रहे हैं, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, तो देखिए इनमें दो में 100 नहीं है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इनको आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23। ठीक है, 18 से 23 साल की जो बच्चे हैं वो टोटल पॉपुलेशन कितनी है और नंबर ऑफ एनरोलमेंट कितना है हायर एजुकेशन में इनटू 100। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट फॉर्मूला होता है। इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, पूरे आंसर नहीं आ पा रहे थे इसलिए मुझे ये टेबल ही खाली लेनी पड़ी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और करंट से संबंधित जो भी वीडियोस हैं उसमें मैंने इसका पूरा डिटेल आपको बता दिया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का
अभी क्या स्तर चल रहा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। करेंट की सारी देख लीजिएगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपका पिछले जो है अभी जो हो चुका है, मतलब जो बीत चुके हैं करंट अफेयर के जितने भी जो टॉपिक्स थे उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस आने वाले समय से भी बन सकते हैं। तो वो भी आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर भी लिस्ट को मैच करना है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या वाला राज्य। तो यहाँ पर मैच करना है हमको, ये है जो है इसका राइट ऑप्शन आपका राजस्थान है, ठीक है। ये हो गया आपका विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या वाला राज्य। उसके बाद विश्वविद्यालयों की न्यूनतम संख्या वाला राज्य, तो ये आपका हो जाता है मिजोरम, ठीक है। और फिर है आपका उच्च शिक्षा में उच्चतम GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वाला राज्य, तो ये है आपका सिक्किम। GER की भी बात कह रहा है। और उच्च शिक्षा में निम्नतम GER वाला राज्य, तो यहाँ पर देखिए बिहार है, ठीक है, क्योंकि बिहार में शैक्षिक स्तर जब हम निकालते हैं तो GER यहाँ पर कम है, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में जो भी एनरोलमेंट है वो टोटल पॉपुलेशन की अपेक्षा कम है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि निम्नतम GER, तो ये आपका बिहार में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब से NEP 2020 आई है उसके बाद से यहाँ पर टीचिंग यूनिवर्सिटी को और फिर है आपका रिसर्च यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज को यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो इस तरह से इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका टीचिंग यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर B, D और E, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। NEP के बारे में भी मैंने क्वेश्चन बना रखा है, उसमें करेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन अब तक बन रहे हैं, क्योंकि NEP 2020 2 साल पहले, मतलब 2 साल हो गया है इसको आए हुए, अब तक जो जितने भी चेंजेस हुए हैं इसमें वो सारे क्वेश्चन करंट से संबंधित, प्लस जो इसके और जो इसके जो क्रम में घटनाएं थी वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कवर की हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपके लिए सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द UGC एक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि UGC एक्ट का जो है इसके UGC अधिनियम की कौन सी धारा शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानक बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वयन से संबंधित है। तो यहाँ पर ये है इसका सेक्शन 12, ठीक है। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 12 धारा जो इसकी 12 है, इसमें यहाँ पर शिक्षण, परीक्षा और शोध के जो भी नॉर्म्स हैं ये इससे संबंधित हैं। और अगर हम धारा 14 की बात करें तो सेक्शन जो 14 है ये आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में विफलता के परिणामों का वर्णन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे क्यों उसके फेल हो गए, मतलब उसका जो भी आयोग की सिफारिश है उसके सिफारिशों के अनुपालन में क्या क्या ऐसे कॉजेज़ थे जिसके कारण इसको सफलता नहीं मिली, इसका वर्णन सेक्शन 14 में किया गया है। धारा 25 में आपको नियम बनाने की शक्ति का वर्णन है, ठीक है, इसमें पावर का वर्णन किया गया है। और धारा 28 संसद के समक्ष नियमों को रखने का वर्णन है, ठीक है। तो जो धारा 28 है यहाँ पे संसद के समक्ष जो भी नियम रखे जाते हैं उनका वर्णन है। तो इस तरह से ये आपके जितने भी यहाँ धाराएं दी हुई हैं इन सब का वर्णन बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है। इसमें कह रहा है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन 1928 में जानकारी साझा करने और शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग द्वारा विश्वविद्यालय की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया। इसे अब किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसको अब जो जानते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जानते हैं। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री और देख लेते हैं। तो आपको पता है 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1887 में 87 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड
जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसका नाम दिया गया, इसकी स्थापना हुई थी शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में सूचना और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये 1925 में, और यहाँ पर कह रहा है कि 1928 में जानकारी साझा करने और जो है विश्वविद्यालय की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए, तो अब किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके जो कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन थे, लेकिन अभी ये पूरे नहीं हुए। इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चंस आपको देती रहूँगी। जो भी जिस भी सेगमेंट से आपके क्वेश्चन इस तरह से बन रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस और किस तरह से करवाई जाए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके ही जाएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। ठीक है, और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।